हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आई एम पूनम दुआ और आई होप आप हमारा बायोग्राफी सेशन देख रहे हैं जिसमें हम 7 to 8 बायोग्राफीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विच विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड टुडे वी विल कवर जॉन मिल्टन, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एंड इंटेलेक्चुअल। सो प्लीज़ वॉच द होल वीडियो केयरफुली। वी विल डिस्कस many of his important texts. Please do not forget to share and subscribe the channel. हम डिस्कस कर रहे हैं द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो कि एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे एंड ही सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर इट्स काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेटर ही वर्कड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल एज वेल। बॉर्न ऑन 9 December 1608 एंड डाइड 8 November 1674। डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं बिकॉज यू गेट टू मेनी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जानते हैं थोड़ा सा उनकी फर्स्ट पब्लिश पोइट्री के बारे में। उनकी फर्स्ट पब्लिश पोइट्री थी ऑन शेक्सपियर 1630 में, जो कि एनोनिमसली इंक्लूड हुई थी इन द सेकंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले इन 1632। विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 का है एंड सेकंड फोलियो 1632 का है। तो मिल्टन की पोइट्री सेकंड फोलियो 1632 फोलियो में पब्लिश हुई थी ऑन शेक्सपियर। तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं सीधा उनके वर्क पर। ही वॉज एक्टिव बिटवीन 1632 एंड 1674 और कुछ फेमस पोइट्रीज़ के बारे में बता रही हूँ मैं अभी, इंक्लूडिंग पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, एल एलेग्रो पेंसरोसो। पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर एंड मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश टुगेदर विद पैराडाइज रीगेन्ड। तो देखते हैं कौन कौन से वर्क्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल कवर फर्स्ट 3 वर्क्स एंड रेस्ट ऑफ द 2 इन सेकेंड पार्ट बिकॉज पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन अपने आप में बहुत बड़े टेक्स्ट हैं। तो वी विल कवर ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ऑन शेक्सपियर एरियोपेजिटिका इन दिस वन एंड पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि लिखा गया था 1629 में बट पब्लिश बाद में हुआ था 1645 में। द पोम डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकारनेशन, क्राइस्ट का दोबारा अवतरित होना एंड द ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड मेनी ऑफ द पेजेंट पावर्स। द पोम ऑल्सो कनेक्ट्स द इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन जिसका मेंशन बहुत सारी बिब्लिकल स्टोरीज में भी होता है। So, this is also known as Nativity Ode, and this is a poetry about the birth of Christ and also a poem about the birth of a poet. So, parallelly चलती हैं ये. This mentions about Christ and this mentions about the birth of a poet as well. When Milton wrote the poetry in 1629, he was just 21 and had not yet published a single collection of poems. In many ways, the Nativity Ode is about the poet Milton preparing to leap into the world and begin his career as well. During the 17th century, it was common for poets to write odes celebrating the birth and reincarnation of Jesus Christ. बात करेंगे ऑन शेक्सपियर की। शेक्सपियर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑन शेक्सपियर इस पोइट्री का नाम है। इट वाज कंपोज्ड इन 1630 लेकिन सबसे पहले पब्लिश 1632 के सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले में ही हुई थी। आइए जानते हैं कुछ और इस पोइट्री के बारे में। तो देखते हैं इस पोइट्री में था क्या। ये पोइट्री 1630 में लिखी गई है और 16 लाइंस की है। ड्यू टू द राइमिंग नेचर ऑफ द पोइट्री इसको कई बार सोनेट भी कंसिडर कर लिया जाता है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज 16 लाइंस। बाकी स्ट्रक्चर इसका सोनेट के जैसा ही है और ये पोइट्री यूलाइज करती है लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, लाइफ एंड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। दिस टाइप ऑफ पोएम इज ऑफन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एंड जनरली focus on the death and work of the specific person. And in the same way, Milton was seeking to honor Shakespeare, the man of great wits, but more importantly, the work and literary contributions of Shakespeare. लाइन्स डिवाइड की गई हैं हीरोइक कॉपलेट्स में एंड दिस मीन्स दैट दे राइम इन पेयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पोइट्री। मिल्टन चोज टू फर्दर स्ट्रक्चर दिस पीस इन आयाम्बिक पेंटामीटर, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेट्रिकल पैटर्न है एंड ऑल्सो हैपन टू बी द फेवरेट ऑफ शेक्सपियर। Poem begins with the speaker asking why Shakespeare would ever need for his bones to be entombed in a pyramid-like structure.
तो बेसिकली ये पोइट्री कहना चाहती है कि शेक्सपियर जैसे ग्रेटेस्ट पोएट को उनकी डेथ के बाद सिर्फ एक कब्र में बरी नहीं किया जा सकता। तो उनकी लेगेसी इतनी एक्सटेंड है कि इट इज़ फार बियॉन्ड दी physical value of it. Milton is hoping to draw attention to the fact that physical structures and physical emblems of appreciation are not enough to remember Shakespeare by. शेक्सपियर अपने आप में इतनी ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना कि शेक्सपियर की बॉडी यहाँ पर बरीड है इज़ नॉट इनफ टू अप्रिशिएट हिज वर्क। शेक्सपियर का वर्क इतना वास्ट है कि पूरी दुनिया में अपने आप फैला हुआ है। तो दैट मीन्स कि शेक्सपियर की लेगेसी उनकी डेथ के बाद भी पूरी दुनिया में प्रिवेल करती है। So, as the poetry continues, he eventually reaches the conclusion that the only true tomb worthy of Shakespeare exists within its readers. तो कितनी खूबसूरत बात है कि अगर शेक्सपियर का एक टूम बनना है, शेक्सपियर का रिलेटेड मॉन्यूमेंट बनना है कोई, तो वो अपने आप से एग्जिस्ट करता है शेक्सपियर के फॉलोअर्स में, शेक्सपियर के रीडर्स में। दोज हु हैव रेड एंड व्यूड हिज वर्क मेक विद इन देमसेल्व्स अ थंब दैट विल लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम। तो शेक्सपियर का मॉन्यूमेंट अपने आप एग्जिस्ट करता है इन दी माइंड, इन दी थॉट्स, इन दी डेडिकेशन ऑफ every follower, every reader who loves Shakespeare. Next work of 1644, Areopagitica, in full title है Areopagitica, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England. It was a pamphlet by John Milton जिसको 1644 में publish किया था, and it was a protest against Parliament's decision that any print work has to be licensed and approved prior by the government. तो मिल्टन वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थाट्स एंड ही यूज टू थिंक कि राइटर्स को बिल्कुल लिबर्टी होनी चाहिए कि वो जो चाहते हैं वो लिखें। 4 earlier pamphlets by the author concerning divorce had met with official disfavor and suppressive measures as well. इससे पहले भी 4 ऐसे टेक्स्ट थे जिनको फेवर नहीं किया गया था। अब बात करते हैं वापस एरियोपेजिटिका की। इट इज़ अमंग हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पेशेंट फिलोसॉफिकल डिफेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कह सकते हो कि राइट टू फ्रीडम और स्पीच और एक्सप्रेशन की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैनी ऑफ इट्स एक्सप्रेस प्रिंसिपल्स हैव फॉर्म द बेसिस फॉर मॉडर्न जस्टिफिकेशंस एज वेल। इस वर्क का एक एपिग्राफ भी है। ये क्वेश्चन आपको आ जाता है इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड किया है। एपिग्राफ तो मेरे वॉचर्स जानते ही हैं, आई हैव डिस्क्राइब्ड इट मेनी टाइम्स, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। द एपिग्राफ इज फ्रॉम यूरोपाइडस प्ले द सप्लाइम्स एंड द कोर्ट asserts that true liberty consists of freedom of speech। तो मिल्टन ने ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है लाइसेंसिंग सिस्टम को, बल्कि एक डिफरेंस भी बताया बिटवीन प्रेज एंड फ्लैटरी। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, प्रेज रियल एट्रीब्यूट्स के लिए की जाती है जिनको हम रियलिटी में मेरिट्स कह सकते हैं किसी पर्सन का, लेकिन फ्लैटरी की जाती है सिर्फ किसी पर्सन को खुश करने के लिए। तो दैट शुड नॉट बी डन बाय द राइटर्स। बट अगर लाइसेंसिंग सिस्टम इतना प्रिवेल करता है तो ऑटोमेटिकली वट एवर राइटर्स आर राइटिंग दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्लैटरी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन। कीप वॉचिंग दिस चैनल, वी विल कम अप विद इंपॉर्टेंट MCQs एज वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स फ्रॉम आवर academy. You can join our online offline classes by contacting on the given numbers.